हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो टॉपिक वो है आर्दर मिलर की बहुत ही इम्पोर्टेंट और मशहूर वर्क डेथ ऑफ सेल्समैन के बारे में है। तो इसकी समरी पे जाने से पहले हम इसी कोई लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो वो अक्टूबर 17, 1915 को हार्लम, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई थी February 10, 2005 रॉक्सबरी, कनेक्टिकट, यूनाइटेड स्टेट में उनकी डेथ हुई थी। तो नेक्स्ट उसकी हम नोटेबल वर्क के बारे में जान लेते हैं कि उनके मशहूर मशहूर वर्क कौन कौन से हैं। तो सबसे जो पहला वर्क है वो है ऑल माई सन्स। तो इसको उन्होंने 1947 में लिखा। सेकंड, डेथ ऑफ ए सेल्समैन 1949 में लिखा। द क्रूसिबल, कुछ लोग इसको क्रूसिबल भी पढ़ते हैं, तो इसको 1953 में लिखा। ए व्यू फ्राम द ब्रिज, इसको उन्होंने 1955 में लिखा। इसके बाद हम इसके थोड़ी सी अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उनको पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा मिला, उनको 1949 में मिला। नेक्स्ट जो है कैनेडी सेंटर ऑनर्स, उनको 1984 में मिला। थर्ड जो है प्रीमियम इम्पीरियल 2001 और यरूशलेम प्राइज़ इनको 2003 में मिला। ये उनके कुछ प्राइज़ है जो उनको उनकी लाइफ में मिले। तो इनमें जो सबसे मशहूर जो इनको प्राइज़ मिला वो है पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा, उनको वो 1949 में मिला। तो अब हम आते हैं इसकी समरी पे। तो इसकी समरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके करैक्टर जान लेते हैं कि इनमें मेन मेन करैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला करैक्टर विली लोमैन है। तो ये उसका हीरो भी हम कह सकते हैं, इसको हम प्रोटोगनिस्ट भी कह सकते हैं। सेकंड, बीफ, जो उसका बड़ा बेटा है। हैप्पी, ये उसका दूसरा बेटा है। दो बेटे हैं उसके, एक बीफ और हैप्पी। और जो बेन, ये उसका विली का एक डेड ब्रदर है जो वो मर चुका है। और इसके बाद है लिंडा, जो उसकी वाइफ है, ये उसकी फैमिली है। तो उसके एक नेबर में, पड़ोस में एक आदमी रहता है जो है चार्ले, और उसका एक बेटा बर्नार्ड है। ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। ये ड्रामा असल में एक आदमी और उसके दो बेटों की नाकामी के बारे में है। तो इसको 1948 में लिखा गया और उसको 1949 में पब्लिश किया गया, और जिसकी वजह से उसको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला। तो इसको हम जदीद ड्रामों में से हमें इसको एक ड्रामा मानते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक सेल्समैन से जिसका नाम विली है, जो 63 साल की उम्र होने के बावजूद भी एक सेलमैन की जॉब करता है। तो उसको अशिया की सेल पे जो कमीशन मिलता है वो उससे अपने घर का खर्च चलाता है। तो उसका एक जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम बीफ होता है, वो खेतीबाड़ी करता है और वो अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देना चाह रहा होता है। उसके बड़े बड़े ख्यालात होते हैं, वो बड़ी सोच का मालिक होता है। तो वो भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी के एक असिस्टेंट के तौर पे काम करता होता है। तो इसका एक छोटा भाई होता है। हाँ, छोटा भाई वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करता है, तो असिस्टेंट की जॉब पे। और जिसको जो बड़ा भाई होता है वो खेती बाड़ी करता होता है। तो विली होता है वो अपने किचन में एक कुर्सी पे बैठा होता है और अपनी पुरानी यादों को सोच रहा होता है कि वो किस तरह जब वो घर लौटता था तो उसके जो दोनों बेटे थे वो भागे भागे उनके पास आ जाते थे। तो वो अपने बाप को अपना हीरो समझते थे और उनको अपना आइडियल मानते थे। विली का एक हमसाया है जिसका नाम चार्ले होता है। उसके बेटे जिसका नाम बर्नार्ड होता है। चार्ले जो एक कामयाब बिजनेसमैन था, उसका बेटा जो एक ज़हीन स्टूडेंट था, जो बर्नार्ड था वो बहुत ज़हीन स्टूडेंट था और स्टडी कर रहा था। विली की सोच और चार्ले की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों की सोच मुख्तलिफ होती है। दोनों जो होते हैं वो कामयाबी की उनकी जो सोच होती है वो
कामयाबी की सोच वो मुख्तलिफ होती है, उनके नज़रियात जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं कि कामयाब होने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। विली ये समझता होता है कि जो इल्म हम किताबों से हासिल करते हैं, इसकी वजह से इंसान में नेचुरल स्किल्स होनी चाहिए। वो नेचुरल स्किल्स को ज़्यादा फोकस करता है और वो कहता है कि चार्ले में इन नेचुरल स्किल्स की कमी है, और वो कहता है कि डिग्री हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो डिग्री होती है ये बेमकसद होती है। तो आपको कामयाब होने के लिए नाइस लुकिंग गुड एट नाइस लुकिंग होना चाहिए, आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए लोगों कि आप लोगों को किस तरह से नज़र आते हैं। आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी जो है वो मायने रखती है। और विली अपने बेटों को कहता है कि कामयाब होने के लिए नेचुरल स्किल ज़रूरी हैं, लेकिन हालात ये होते हैं कि विली इस काबिल नहीं है कि वो अपने घर के बिल जो हैं वो अदा कर सके। जब भी उसको बिल्स अदा करने की बारी आती है तो वो चार्ले से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसकी जो कमीशन की रकम होती है वो इतनी कम होती है कि वो अपने घर के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसको जब भी अपनी इंश्योरेंस की रकम अदा करनी होती है या जब भी अपने बिल्स अदा करने होते हैं तो वो अपने नेबर चार्ले से हेल्प मांगता है। तो एक दफ़ा ऐसे होता है कि चार्ले उसके पास जाता है, विली के पास जाता है, और कार्ड्स दोनों मिलकर कार्ड्स खेलना शुरू करते हैं। दोनों कार्ड्स खेल रहे होते हैं तो उनमें डिस्कशन होने लग जाती है। तो इन डिस्कशन के दौरान वो अपने एक मरे हुए भाई जिसका नाम बेन होता है उसका जिक्र करता है, जिसने 17 साल की उम्र में अपने डायमंड के कारोबार के सिलसिला में अफ्रीका और अलास्का चला गया। इस दौरान चार्ली अपने दोस्त बिल्ली को एक जॉब की ऑफ़र करता है, लेकिन विली की ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा होता है, वो उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है उसको जब भी पैसों लेकिन वो जॉब को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जब भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे पैसे मांग लेता है। विली अपने आप को अपने भाई से कंपेयर करता है कि अगर वो भी अपने भाई के साथ चला जाता तो इस वक्त उसके जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके होते, क्योंकि वो विली अपने आप को एक कामयाब देखना चाहता है। कामयाबी उसकी नज़र में वो कहता है कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, इतना सारा पैसा हो, लेकिन सब ऐसा नहीं होता। उसकी बीवी जिसका नाम लिंडा है, वो उसको परेशानी में देखकर उसके बेटों से बात करती है कि तुम्हारे बाप ने 2 दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनकर बिफ कहता है कि अब वो इधर रहेगा और अपने बॉस ओलिवर से उधार लेगा ताकि अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। हैप्पी खुश हो जाता है, विली भी खुश हो जाता है। तो दूसरे दिन जो होता है विली होता है वो अपने बॉस के पास चला जाता है रकम उधार लेने के लिए कि उसको ऐसी जॉब दी जाए जो इसमें सफ़र कम करना पड़े, क्योंकि अब 63 साल की उम्र में अब वो इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा सफ़र कर सके। तो वो कहता है कि उसको घर के करीब ही कोई ना कोई जॉब दे दी जाए, तो और दूसरा उसको रकम उधार दे दी जाए ताकि वो अपने घर के हालात को बेहतर कर सके। उसका जो बॉस होता है उसका नाम होता है फ्रैंक वैगनर, जो इस वक्त मर गया है, और उसका जो बेटा हावर्ड होता है, हावर्ड वैगनर, वो उसके बिज़नेस को संभाल रहा होता है। जब विली उससे बात करता है अपने बॉस से, तो उसका बॉस जो था उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने ना सिर्फ उसको लोन देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने उसको जॉब से भी निकाल दिया, क्योंकि वो कहता है कि एक इंसान की उसको ज़रूरत तब तक है जब तक वो अपने उसके कारोबार के लिए काम करता है। जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, जब वो बिज़नेस के लिए काम फ़ायदेमंद नहीं होता, तो उसको निकाल देना चाहिए।
तो उस मौके पे वो कहता है, आई कैन नॉट टेक ब्लड फ्राम ए स्टोन। उस वक्त विली को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। उसको एक तो गुस्सा होता है कि तकलीफ़ भी होती है कि उसके बॉस ने उसको निकाल दिया, लेकिन दूसरा वो अपने बेटे को कामयाब देखना चाह रहा होता है, तो उसके लिए उसको लोन की ज़रूरत होती है। तो वो अपने दोस्त चार्ली के पास चले जाता है कि वो उससे कुछ उधार ले ले। तो जब वहाँ जाता है चार्ली के पास, तो वहाँ उसको उसका बेटा मिलता है, बर्नार्ड जिसका नाम होता है। इस वक्त जो बर्नार्ड है वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है, वो एक कामयाब लायर है। तो उसको जब देखता है तो विली को बहुत ज़्यादा वो अफसोस होता है कि उसका जो बेटा था बीफ, वो भी बर्नार्ड के साथ पढ़ता था। इस वक्त जो उसका बेटा है वो कोई काम नहीं करता, और जो बर्नार्ड है वो एक कामयाब लायर बन गया है। तो फिर उसका अब जाके उसको याद आता है कि उसका जो ज़िम्मेदार है वो खुद है, जिसने अपने बेटों की ज़िंदगी को उसने ख़राब कर दी है। अगर उसका बेटा पढ़ता रहता तो आज भी वो एक कामयाब बिजनेसमैन होता, कारोबार कारोबार करता। दोनों बेटे जो होते हैं शाम के वक्त तैयारी कर रहे होते हैं ताकि अपने बाप से मिलेंगे। तो इस दौरान जो बिफ होता है अपने भाई को बताता है कि इसके बॉस ने उसको इनकार कर दिया है। हैप्पी कहता है कि वो बाप को ना बताएं, क्योंकि वो उनका जो बाप है वो पहले से बहुत परेशान है, वो उनको मज़ीद परेशान नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि अगर वो अपने बाप को बताएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, और वो अपने बाप की जो उम्मीद है उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो जब विली आता है तो शाम का टाइम होता है, तो वो डिनर टेबल पे जाके बैठ जाता है, और वहाँ जाके वो बताता है कि उसको लोन देने से इनकार कर दिया है, और इसके साथ साथ उसको जॉब से भी निकाल दिया है। तो इस दौरान विली और बिफ के दरमियान फिर से तकरार शुरू हो जाती है। विली को अपना बचपन याद आया कि वो किस तरह बचपन में काम करता था, और अब वो इतना कमज़ोर हो गया है कि वो लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ जाता है, और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, और उसके बेटे की जो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी स्टडी का सारा नुकसान उसी की वजह से हुआ है। तो उसका जो बाप था, जो उसका बेटा था वो एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था, तो वो सारा ज़िम्मेदार अपने आप को ठहरा लेता है। वो बोस्टन में अपने बाप को बताने जाता है, और वहाँ देखता है कि उसका जो बाप होता है वो एक होटल के कमरे में एक औरत के साथ होता है। तो उसको एक वक्त है जो अपने बाप को अपना हीरो समझता था, अब उसने हाई स्कूल छोड़कर अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लग गया। तो वो बहुत दुख होता है उसको। इस वक्त दोनों बेटे कॉल गर्ल्स के साथ चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो माँ गुस्से होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बिफ को शर्म आती है और पीछे बैकयार्ड चला जाता है। जब बैकयार्ड जाता है तो उसका जो बाप होता है वो कुछ बीज बो रहा होता है। तो जब उसका बेटा पूछता है तो कहता है कि उसका जो भाई बेन है जो अब मर चुका है वो उसके भूत से बातें कर रहा है। वो बहुत सोचता है कि सारी ज़िंदगी तो कुछ ना किया, और अगर वो मर जाता है तो उसकी जो इंश्योरेंस की रकम होगी $20,000 जो है वो उनको मिल जाएगी। वो यही सोचता रहता है कि मैं अपने बेटों के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो वहाँ फिर से जाके बीफ आकर आर्गूमेंट करने लग जाता है कि हमारे लिए कुछ ना किया, हमें सारे झूठे ख्वाब दिखाए आपने हमारे लिए कुछ भी ना किया, आपने हमारी ज़िंदगी जो थी वो तबाह कर दी है। तो अब भी वो कहता है अपने बाप को कि अब भी वो अपनी हार मान ले। तो उसका जो बाप होता है वो अमेरिकन ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहता। तो उसका जो बेटा है वो कहता है कि आप अमेरिकन ड्रीम को छोड़ दो और रियलिटी में आ जाओ, कि रियलिटी में कुछ और है और आप कुछ और सोच रहे हैं।
बिफ रोकर चला जाता है। विली उसको अपने बेटे को जो तकलीफ़ होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो सोचता है, उसने फ़ैसला कर लिया होता है कि अब वो अपनी जान दे देगा, सुसाइड कर लेगा। तो वो अपनी गाड़ी निकालता है और एक्सीडेंट करा लेता है। इसकी जो फ्यूनरल हो रही होती है तो उसमें बहुत ही चंद लोग आए होते हैं, उनमें उसकी फैमिली होती है और चार्ली होता है, बस इतने को होते हैं। तो बीफ कहता है कि वो बिना किसी मकसद के मरा, कुछ ना किया, उसका जो मरना है वो भी बिना किसी मकसद के है। चार्ले विली को एक सेल्समैन समझता था जिसने अपनी ज़रूरतों के लिए अपने ख्वाबों का सौदा कर लिया। लिंडा, अब उसकी जो वाइफ है, वो सोचती है कि इसकी मौत से उसके सारे जो कर्जे हैं वो भी उतर जाएंगे और इसका जो घर है वो भी बच जाएगा। लेकिन वो कहती है कि घर तो बच गया है लेकिन अब इसमें रहने वाला कोई नहीं है। ये थी हमारी समरी। और इसमें जो मेन चीज़ वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस हो जाएं, हम जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस हासिल कर लें, लेकिन जो बुकिश नॉलेज होता है उनको हम बेकार नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी वैल्यू होती है और उनको हासिल करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। ये था एक समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके बाद इसके अलावा आप हमें फेसबुक और जीमेल पे भी कर सकते हैं। आपको पता है, मोहम्मद रऊफ़ 293@gmail.com। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।